और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है। सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए थे जिन्हें तलबा ने तोड़ दिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके खिलाफ मुतनाज़ा बयान भी दिया। तलबा का फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एहतजाज चल रहा है। तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद तलबा जोरबाग के पास धरने पर बैठ गए। तो जेएनयू तलबा का एहतजाज मुसलसल जारी है। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसे लेकर बैरिकेड लगाए थे जगह जगह दिल्ली पुलिस ने, जिन्हें तलबा ने तोड़ दिया। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ यह एहतजाजी मुजाहरा मुसलसल जारी है जेएनयू के तलबा का। इस मुजाहरे के दौरान तलबा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। साथ ही वाइस चांसलर से बात करने की भी मांग रखी है तलबा ने। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ यह एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है तलबा का। तो जेएनयू के तलबा के मार्च को लेकर अब दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है। सड़कों पर बैरिकेडिंग की थी दिल्ली पुलिस ने, जिन्हें तलबा ने तोड़ दिया। वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है तलबा ने। उनके खिलाफ मुतनाज़ा बयान भी दिया है। तलबा का फीस बढ़ोतरी के खिलाफ यह एहतजाज मुसलसल चल रहा है। इन तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद तलबा जोरबाग के पास धरने पर बैठ गए। तस्वीरें उसी एहतजाज के आप देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं। इस मुजाहरे के दौरान तलबा नारेबाजी कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मुतनाज़ा बयान भी इन तलबा ने दिया है। फीस बढ़ोतरी को लेकर यह एहतजाज दिल्ली में चल रहा है इन तलबा का। आपको ये भी बता दें कि बैरिकेडिंग की थी दिल्ली पुलिस ने। पुलिस अलर्ट पर है पूरी तरह से, लेकिन इन तलबा ने बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया है। तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर इकट्ठे होकर जेएनयू के तलबा एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। तो अहम तस्वीरें आप दिल्ली से इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस बीच तलबा ने वाइस चांसलर से मिलने का मुतालबा किया है। इससे पहले तलबा संसद भवन तक पहुंचे थे मार्च करते हुए। फिर दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी उसे तोड़ तक भीकाजी कामा प्लेस तक पहुंच गए थे मुजाहिरीन, और अब मुसलसल मांग कर रहे हैं कि वाइस चांसलर से मिलना दिया जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी के टीचर्स का कहना है कि इस तरह प्रोटोकॉल तोड़कर तलबा को चांसलर से मिलने नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस बीच में दिल्ली में मुख्तलिफ जगहों पर सिर्फ यूनिवर्सिटी के गेट पर ही करीब 1200 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते करीब 2 रोज से मुसलसल ये एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है जेएनयू के तलबा का। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जेएनयू के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। आज इन्होंने संसद भवन तक अपना मार्च निकाला। जेएनयू के गेट पर भी लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया इन तलबा ने, और इसके बाद करीब 2 घंटे के जद्दोजहद के बाद एक और बैरिकेड को तोड़ते हुए अब जोरबाग में धरने पर बैठे हैं। तमाम तस्वीरें इसी एहतजाजी मुजाहरे की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो मुजाहिरीन तलबा वाइस चांसलर से मिलने का भी मुतालबा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच लाठीचार्ज भी किया है दिल्ली पुलिस ने। कई तलबा को अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये एहतजाज मुसलसल जारी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा का। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ये मुजाहरा किया जा रहा है।
जेएनयू की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। जेएनयू के तलबा हैं, इससे पहले भी आज़ादी के नारे लगाए थे जेएनयू तलबा ने। खूब हंगामा मुल्क में उस वक्त हुआ था और आज एक बार फिर से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा जेएनयू तलबा का आप देख रहे हैं। और आज एक बार फिर से तलबा आज़ादी मांग रहे हैं, तो आज़ादी मांगते हुए नारेबाजी कर रहे हैं तलबा। इस बीच यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सख्त इंतबाह दिया है इन स्टूडेंट्स को कि अगर अपना ये मुजाहरा, अपनी स्ट्राइक ख़त्म करके तलबा वापस पढ़ाई की तरफ नहीं लौटे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका एडमिशन भी रद्द हो सकता है। इंतजामिया ने बीते रोज़ एक सर्कुलर भी जारी किया था। आप बता दें कि 12 दिसंबर से एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी में, उसी को लेकर इंतजामिया ने फिर से इंतबाह देते हुए स्टूडेंट्स को कहा है कि बहुत कम वक्त है स्टूडेंट्स के पास अपनी तैयारी को लेकर और बेहतर ये होगा कि वो वापस अपनी क्लासेस में लौटें पढ़ाई के लिए। और इस बीच अहम खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इंतखाब आए करीब 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तस्वीर साफ नहीं हो सकी। बीजेपी को छोड़ने के बाद शिवसेना के एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के इम्कानात जताए जा रहे थे, लेकिन वहां भी सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आज एनसीपी सदस्य शरद पवार दिल्ली पहुंचे और शाम में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है, लेकिन शरद पवार के आज दिल्ली में दिए गए बयान से फिर से नई सरकार पर अंदेशे के बादल छा गए। पवार ने कहा है कि बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर इंतखाब लड़ा था, इसलिए वो खुद अपना रास्ता तय करें। तो शरद पवार ने एक बार फिर से शिवसेना को चौंकाते हुए कहा है कि शिवसेना और बीजेपी ने एक साथ मिलकर इंतखाब लड़ा था, इसलिए वो अपनी सियासी हद खुद तय करें। लग रहा है कि सरकार सब तीनों की बन जाएगी। शिवसेना बीजेपी वो अलग रहे जी सर, हम और कांग्रेस अलग रहे। आप ऐसे कैसे तो उनको उनका रास्ता तय करना है, हम हमारे आगे की। शिवसेना तो कह रही है कि पवार साहब के साथ मिलकर हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा, सोनिया गांधी जी से मिलेंगे? हाँ, मेरे कैसे करते। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने हिंदुस्तान के 47वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। आज जस्टिस बोबड़े ने मुल्क के नए सीजेआई के तौर पर हलफ लिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जस्टिस बोबड़े को हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ दिलवाया। इससे पहले 17 नवंबर को रिटायर हुए साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ही सीजेआई ओहदे के लिए जस्टिस बोबड़े के नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस के तौर पर 18 महीने तक काम करेंगे। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे। हाल ही में आए अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े फैसले की समाअत करने वाली आईनी बेंच में जस्टिस बोबड़े भी शामिल थे। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिव्यू पिटीशन दायर करने के फैसले पर विनय कटियार ने ओवैसी पर तनकीद की है। कटियार ने कहा कि इस मामले पर सियासत कर ओवैसी मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद किसी ने एक भी पटाखा तक नहीं फोड़ा। मुल्क में भाईचारे का माहौल है। उन्होंने कहा कि ओवैसी को हैदराबाद के बाहर कौन जानता है, घूमना चाहते हैं तो घूमें, लेकिन माहौल बिगाड़ेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। इधर अयोध्या में निर्मोही अखाड़े में पंचों की मीटिंग हुई। मीटिंग में राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर निर्मोही अखाड़े के पंचों ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। मीटिंग में फैसला हुआ कि निर्मोही अखाड़े का एक वफ्द सरकार से बात करेगा और मंदिर तामीर में अपनी हिस्सेदारी के बारे में बताएगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए बनने वाले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को शामिल करने की हिदायत दी। नहीं, इसे जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ चुका, हम लोग भारत सरकार से वार्ता करेंगे, तो जो पंच लोग हमारे निर्णय दे देंगे फिर मान होगा। बताया गया है कि अभी तो वो ऑब्जर्वेशन, वो निर्णय, जो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को माननीय उच्चतम न्यायालय दिया है, उसका एक निचोड़ दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक प्रेजेंस उस साइट पर एक महत्वपूर्ण दृष्टांत थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर नहीं किया, माना और ये लिखा कि भी डायरेक्ट ट्रस्ट कमेटी जो बनेगी उनको कि हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल टू द मैनेजमेंट शुड बी असाइंड टू निर्मोही अखाड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इम्पॉर्टेंट रोल एंड असाइनमेंट। एक एब्सोल्यूट ऑर्डर हो गया है, यानी हम ट्रस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं आज भी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर माना जाए।
और खबर अब राजस्थान से। राजस्थान में डेंगू का डंक बेकाबू होता जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में डेंगू से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि महकमा सेहत की वेबसाइट पर जारी 31 अक्टूबर तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6 नवंबर तक 8 लोग डेंगू का शिकार बने, लेकिन असल में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले में वजीर सेहत का कहना है कि सरकार मानती है कि अचानक पॉजिटिव मरीजों के आदाद-ओ-शुमार बढ़े हैं, लेकिन डेंगू से होने वाली अमवात के ग्राफ पर शिकंजा कसा गया है। पिछले 3 महीने में महकमा सेहत की टीमों ने 1,36,00,000 घरों तक दस्तक दी। ये मौसमी बीमारी का कहर कई मौसम में ज़्यादा भी होता है। हमने हालांकि रेगुलर मीटिंग्स की है डिपार्टमेंट की कि आप फॉगिंग करिए, एंटी लार्वा एक्टिविटी करिए। अगर मान लो कहीं फिर भी उसके अलावा मौसमी बीमारी का मरीज पाया जाता है तो स्क्रीनिंग करो उसके आसपास के 50 घरों में। डिपार्टमेंट तो अपनी मुस्तैदी में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो मुझे हालांकि ये प्रकोप हुआ डेंगू का बहुत ज़्यादा, कई पार्ट में तो बहुत ज़्यादा है। मईशत में तेजी कैसे लाई जाए, मुल्क की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन कैसे बनाया जाए, मौजूदा माशी हालात से कैसे निपटा जाए, इन तमाम सवालात का जवाब तलाश करने के लिए दिल्ली में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के इस सेमिनार में मईशत से जुड़े तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया और कई मुफीद मशवरे भी सामने आए। एक खास रिपोर्ट देखिए। मुल्क की मईशत में तेजी लाने के मकसद से दिल्ली में हिंदू इकोनॉमिक फोरम के सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कई सनअतकार, ट्रेडर, बैंकर, इन्वेस्टर, टेक्नोक्रेट और प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान मौजूदा इक्तिसादी हालात पर चर्चा की गई और मुल्क की मईशत को 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने को लेकर कई सुझाव दिए गए। मुल्क की जीडीपी 8 से लेकर 8.5% तक पहुंचाने पर भी सेमिनार में बात हुई। मोटिव यही है कि भारत को और हिंदू समाज को प्रॉस्पेरस बनाना, और तभी होगा जब पूरा समाज उधर फोकस करेगा ना, जिसके अंदर पॉलिसी मेकर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, इकोनॉमिस्ट, प्रोफेशनल एंड कॉमन बिजनेसमैन एंड एज ए होल सोसाइटी एज होल सब मिलकर के जब भारत को और समाज को इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस बनाने के लिए सोचेंगे तभी आगे बढ़ेगा। हिंदू इकोनॉमिक फोरम का मेन एजेंडा ये रहेगा कि विश्व में जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं वो सब आपस में एक दूसरे से मिले बात करें और संघ में बिजनेस ग्रो करने की वो करें, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी जो हिंदू अपनी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 16% हिंदू को जीडीपी चाहिए वर्ल्ड की, तो उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ताकि तभी हम भारत को आगे ले जा सकते हैं। हिंदू इकोनॉमिक फोरम के सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे मरकजी हुकूमत के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने मईशत में बेहतरी लाने के लिए सरकार की जानिब से उठाए जा रहे इक़दाम की जानकारी दी। सान्याल ने दावा किया कि आने वाले दिनों में माशी हालात में काफी बेहतरी होगी। पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक नया फंड खोला है और फिर हम लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्सेस भी घटा दिए हैं। तो ऐसे करते करते और ज़रूरी पड़ेंगे तो और भी हम लोग कदम लेंगे। तो हमें पूरी तरह से विश्वास है कि 1-2 क्वार्टर में फिर से इकोनॉमी चल पड़ेगी। पीएमओ में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देवरॉय ने भी मईशत में तेजी लाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई काविशों की तारीफ की। That there are 3 essential sectors in the economy. There is the primary sector or agriculture, primarily. There is the secondary sector, industry, manufacturing, and there is the tertiary sector, services. So regardless of which prism that you use, these are some reforms that need to be introduced, and several of the initiatives of the first Narendra Modi government and the second Narendra Modi government is to introduce such reforms. मुल्क के मौजूदा इक्तिसादी हालात को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। माशी मंदी का हवाला भी दिया जा रहा है, लेकिन हिंदू इकोनॉमिक फोरम तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश में मसरूफ हैं। दिल्ली में मुनाकिद सेमिनार भी इसका एक हिस्सा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुस्तकबिल में इसके मस्बत नताइज निकलेंगे और मुल्क की मईशत में तेजी आएगी।
जिससे 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब पूरा होगा। जी सलाम के लिए दिल्ली से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते खबरों में आगे, LOC पर पाकिस्तान की गोलाबारी का जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी फौज हर पल मुस्तैद है। वहीं दूसरी जानिब अब LOC के करीब रहने वाले लोग भी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जनवरी से अब तक 2500 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के गांव और स्कूलों में पहले की तरह लोग जान बचाने के लिए भागने की बजाय हालात से मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार का मिशन बंकर है। सरकार की जानिब से अब हर जगह बंकर बना दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान की गोलाबारी से किसी भी शहरी को कोई नुकसान न हो। ये जो है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है पावर की, अभी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो बंकर्स सैंक्शंस किए गए हैं, लगभग 14,500 जो बंकर जम्मू कश्मीर में जो है सैंक्शन किए हैं, ये उन्हीं में से एक जो है ये कम्युनिटी बंकर है। नापाक पाकिस्तान की फौज LOC के पास बसे हिंदुस्तानी गांवों को भी निशाना बनाती है, लेकिन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की हर एक हरकत का जवाब देना जानता है। कहाँ रहते हो आप? दीनकलाल में। गोले पड़ते हैं इधर? कितने गोले? 2 गोले। ये घर कैसे टूटा आपका? मेरा थोड़ी है, बिंदु का। अच्छा, बिंदु का घर है। तो बिंदु का घर कैसे टूटा? गोले से। मतलब गोले से। कौन गोले मारता है? इमरान खान। कौन? इमरान खान। कहाँ रहता है इमरान खान? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में? क्या बोलोगे इमरान खान के लिए? मैं तुझे गोली मार देनी है। अच्छा। चोर है, गोली मार देनी है। अच्छा। ये बच्चा जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर के डींग कलाल गांव का रहने वाला है। ये इलाका पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाली गोलीबारी का सबसे ज्यादा शिकार होता है, और इस मासूम ने जो कहा, यहाँ के घरों पर और गोलियों से छलनी हुई यहाँ की दीवारों पर इस बात की गवाही मौजूद है। सोचिए, ऐसी शेलिंग के सामने कोई इंसान आ जाए तो शायद ही उसके जिस्म का कोई हिस्सा सलामत रहेगा। पाकिस्तान की हर एक गोली का हिंदुस्तानी फौज गोले से जवाब देती है। पाकिस्तान की हर एक गलती पर उसे हिंदुस्तानी फौज सजा देने से नहीं चूकती। यही वजह है कि पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी फौज की चौकियों पर नहीं बल्कि आम लोगों के घरों को निशाना बनाने लगती है। जम्मू के इन घरों पर मौजूद निशान देखिए, ये पाकिस्तान की कायराना हरकत के सबूत हैं। रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान बेवजह फायरिंग करता रहा है, लेकिन अब इन घरों में रहने वाले लोगों का हौसला बढ़ चुका है। स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चे अब पाकिस्तान की गोलीबारी से नहीं डरते। वजह है जगह जगह बन चुके ये बंकर। 14,500 जो बंकर जम्मू कश्मीर में जो है सैंक्शन किए हैं, ये उन्हीं में से एक जो है ये कम्युनिटी बंकर है। और इस बंकर में जो है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है, हालांकि इस इलाके में गोलाबारी रोज़ का काम है, और स्कूल के टाइम पे जब होती है तो बच्चों के छिपने के लिए ये बंकर जो है एकदम से इनके स्कूल के नज़दीक है। स्कूल के बिल्कुल करीब बने इन बंकरों में बच्चों को पहुंचने में महज चंद सेकंड लगते हैं। ये बंकर इतने मजबूत हैं कि पाकिस्तान की जानिब से आने वाले मोर्टार बेदम साबित होते हैं। मोदी सरकार का मिशन अब तकरीबन 90% तक पूरा हो चुका है। अब जम्मू से लेकर कश्मीर तक बंकर्स का ऐसा जाल बिछ चुका है जिसकी वजह से पाकिस्तान की साजिश नाकाम साबित हो रही है। मतलब बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो पाकिस्तान की तरफ से ये मतलब हमारे जो हो रहा है वो आगे भी मतलब डेली का काम है। ये आज भी सुबह उन्होंने 4 बजे 1-2 शैल गिराए हैं, पीछे गिरे हैं पहाड़ी पर। तो मतलब मेरा कहने का यही है कि जो हमने मतलब सारी जिंदगी मतलब मेहनत करके और जो कुछ कमाया था वो इस मकान के ऊपर ही लगा दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं इस बात को, एक मकान भी एक कमरा भी 3 लाख से कम नहीं आता बन सकता। लेकिन आप देख सकते हैं मकान की कंडीशन बिल्कुल जीरो हो गया। ये उन्होंने मतलब मकान को टारगेट किया, वो मंदिर को टारगेट किया उन्होंने, बाकी यहाँ आगे पीछे जो हमारी मतलब तकरीबन सिविलियन को टारगेट किया है उन्होंने। तो अभी जो आए दिन मतलब होता है हमारे साथ, लेकिन फिर भी जम्मू में कठुआ से कश्मीर के कुपवाड़ा तक बंकर तैयार है। कुल 14,460 बंकर बनाने का हदफ रखा गया था। इसके लिए सरकार ने पिछले साल 415 करोड़ का फंड दिया था और अब तक कई इलाकों में 90% बंकर बनकर तैयार हो चुके हैं। पहले इन इलाकों के लोगों को अक्सर गांव छोड़कर जाना पड़ता था। सीज फायर के खिलाफ वर्जी के दौरान लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू होते ही अब लोगों के पास छिपने की जगह है। अभी जो ये मोदी सरकार आने से हम लोगों को जो बैंकर दिए गए हैं, इनसे हमारी मतलब मकान की तो फैसिलिटी कुछ हो नहीं सकती, लेकिन हम लोग अपना आप जो है मतलब अपनी जान बचाने के लिए या बच्चों को बचाने के लिए हम थोड़ा बहुत मतलब कर सकते हैं, मतलब अपना बचाव कर सकते हैं। बंकर्स बनाने का काम तेजी से चल रहा है और आने वाले दिनों में जल्द ही बंकर की तादाद में इजाफा होने वाला है। फिलहाल अब लोगों को शिफ्ट करने और राहत कैंप बनाने की नौबत नहीं आ रही है और फौज भी बड़ी ही आसानी से अपना काम पूरा कर रही है। जम्मू से राजू केरनी की रिपोर्ट, जी मीडिया।